मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मानसून बारिशें, शदीद नुकसान की खबरें। अब तक 103 अफराद हलाक और 393 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटे में लाहौर में सबसे ज्यादा 15 अमवात। वजीर आला का रेन इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। रावलपिंडी चकवाल भी शदीद मुतासिर। PDMA का दरियाओं में तुगयानी का अलर्ट जारी। बारिशों के हवाले से पेशगी इत्तलात मौजूद थी, ग्राउंड पे इकदामात क्यों नहीं नजर आ सके, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसराइल का शाम पर बड़ा फजाई हमला। शामी फजाई दिफा ने कई मिसाइल रास्ते में तबाह कर दिए, शामी मीडिया का दावा सामने आया है। दूसरी तरफ इसराइली हुकाम का कहना है कि अमरीकी शराकतदारों से मुसलसल राब्ते में है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा का दावा सामने आया है कि शाम में फरीकैन ने झड़पें खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया है। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान करेगा। दूसरी तरफ PTI की तहरीक बयानात की हद तक महदूद। अभी तक 90 दिन और 5 अगस्त के हवाले से कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ सकी। इस तहरीक को लीड कौन कर रहा है, इस हवाले से भी मामलात अभी तक वाज़ेह नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो इसी हवाले से हैं, जो बारिशें हो रही हैं और जिसका पहले से अलर्ट मौजूद था। इस पर बात करने के लिए माहिर मौसमियात रजा अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रजा अशफाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रजा अशफाक साहब, ये जो हमने देखा है गुज़श्ता 24 घंटे में ऑलरेडी इसके बारे में जो इतलात थी वो थी कि 13 से 18 जुलाई तक रेन अलर्ट भी था, वेदर अलर्ट भी था। ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले 24 घंटे में, ये बताएगा कि एक तो स्टैट्स क्या है, कितनी बारिश हुई है, और ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इससे कैसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। जी जैसे कि आपने सवाल किया बारिश के हवाले से, तो सबसे पहले आपको स्टैट्स बताता चलूँ कि हमारे तकरीबन चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से 4 स्टेशन अवेलेबल हैं। और जो हमारा स्टेशन है लिलियांदी चकवाल, एक छोटा सा गांव है चकवाल सिटी के शमाल मशरिक में, वहाँ पर इस साल के दौरान 495 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसमें जो 425 मिलीमीटर बारिश थी वो 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा हमारा एक दूसरा स्टेशन है चौबा सदनशाह में, वहाँ पर इस साल के दौरान 407 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ है, जबकि 24 घंटों के दौरान 331 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। जबकि जो हमारा तीसरा सेशन है वहालीजर, वहाँ पर इस साल के दौरान जो मजमूई तौर पर बारिश थी वो 432 मिलीमीटर का। लेकिन चकवाल पे भी आते हैं। मैं ज़रा एक ओवरऑल सिचुएशन ज़रा बयान कर दूँ कि इस वक्त जो मौसमी तब्दीली है वो पूरी दुनिया के अंदर और हमारे ख़ित्ते में भी एक हकीकत बन चुकी हुई है, और पाकिस्तान ख़ास तौर पे क्योंकि वल्नरेबल 3 मुल्कों में है। हमारे यहाँ मसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का और गवर्नेंस का नहीं है, यहाँ पे ये ही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि बारिश कितनी हुई, और मुतज़ाद किस्म की खबरें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चकवाल का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे एक पहले बताया गया जो PDMA है उनकी तरफ से आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि 400 मिलीमीटर का कहा गया, और उसके बाद महकमा मौसमियात की तरफ से आया कि जनाब ये क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, और वहाँ पे जो 161 मिलीमीटर बारिश हुई है, 450 मिलीमीटर नहीं है। हमारे यहाँ ये तजाद क्यों आ रहा है ये फिगर्स के अंदर? बेसिकली ऐसा है कि आपने क्लाउड बर्स्ट का जिक्र किया, तो पहले मैं उसकी आपको एक जेनेरिक डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है, कि अगर किसी भी इलाके में जो बारिश है 24 घंटों के 1 घंटे के दौरान वो अगर 100 मिलीमीटर या इसके आसपास रिकॉर्ड होती है, तो हम उस इलाके को, उस इवेंट को कह देते हैं कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ है। अब चूंकि हमारे पास जो बारिश हुई है ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये 1 घंटे पर मुहित नहीं थी, ये तकरीबन 7 से 8 घंटे तो लगातार मूसलाधार बारिश होती रही है, जिसके दौरान जो 425 मिलीमीटर थी। क्लाउड बर्स्ट था चकवाल में या नहीं था? जी क्लाउड बर्स्ट इवेंट बिल्कुल था चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि जो जैसे ही जब हैवी रेन होती है तो उससे क्या होते हैं कि आपके जो नुलाज होते हैं या आपके जो रिवर एंड होते हैं वो बिल्कुल फ्लैश फ्लडिंग उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अब चूंकि ये हिली एरिया था, तो यहाँ पर जब इतनी ज़्यादा मिकदार में बारिश हुई है तो वहाँ पर जो है ना वो उसको हम क्लाउड बर्स्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं तो ये महकमा मौसमियात जो है ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, 161 मिलीमीटर की बारिश हुई है? लाहौर में भी पहले ऐसे ही इशू हुआ
कि बताया गया गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से कि 170 मिलीमीटर बारिश हुई है चंद दिन पहले, और उसके बाद में जो फिगर्स आए कुछ और इदारों की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं जी 135 हुए हैं। और ये एक बड़ा सवाल आया कि जी क्या 15 मिनट में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है? जी 15 मिनट में 7 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही साजगार माहौल चाहिए होता है। और क्योंकि पाकिस्तान में अभी आज तक इस तरह का कोई इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ सिवाय एक इस्लामाबाद के, जहां पर जो 2001 जुलाई के अंदर, जुलाई की बात कर रहा हूँ कि जुलाई 2001 में इस्लामाबाद सिटी के अंदर 24 घंटों के दौरान 592 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इसके अलावा हमें इस तरह की कोई इवेंट हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि 15 मिनट में आपके पास 60 से 70 मिनट बारिश हो सकती है। तो ये साजगार तो खैर लफ्ज़ अच्छा नहीं है, ये कह सकते हैं ख़ास सूरत हाल के अंदर ये मुमकिन हो सकता है। जी, उसके लिए स्पेसिफिक आपको मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना होता है। अब बताया ये जा रहा है कि इस साल जो है तकरीबन 60% जो है बारिश जो है ज़्यादा पड़ चुकी हुई है और 3 स्पेल हो चुके हुए हैं। मज़ीद कितने स्पेल्स जो हैं मुतवक्का हैं? इस साल चूंकि मानसून का आगाज अपने जो नॉर्मल है उससे एक हफ्ता 10 दिन कबल हुआ था, और अभी हम चूंकि मानसून के मिड फेज में हैं और आने वाले मजीद जो 2 मंथ है अगस्त और सितंबर के दौरान उसमें हम एक्सपेक्ट करें कि मजीद बारिश होंगी। और अभी अगले हफ्ते के दौरान भी एक लो प्रेशर सिस्टम आ रहा है जो कि आप साउथ पंजाब या अपर सिंध के इलाकों को मुतासिर कर सकता है। तो ये खदशा ये जाहिर किया जा सकता है कि आने वाले जो मजीद जो 2 मंथ है इनके दौरान मजीद तूफानी बारिश होंगी, मूसलाधार बारिश होंगी और सैलाब का खदशा बरकरार रहेगा। ये पिंडी और इस्लामाबाद में 250 मिलीमीटर पिछले 24 घंटे में बारिश हो चुकी है। जी, पिंडी इस्लामाबाद के मुतअद्दिद स्टेशन हमारे पास दोनों अगर शहरों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 28 से 30 स्टेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। जो रावलपिंडी के सदर्न एरियाज हैं यानी कि जुनूब के इलाके हैं, वहाँ पर अब तक जो बारिश की इत्तलात हैं वो 250 से 350 मिलीमीटर के दरमियान हो चुकी हैं, जबकि अब बारिश का सिलसिला तकरीबन थम चुका है। लेकिन जो अगर हम सेंट्रल इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के दीगर एरियाज की बात करें तो वहाँ पर भी इस स्पेल से 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। ये जो आप बता रहे हैं आगे, हाँ, अभी ये स्पेल, ये मौजूदा स्पेल कब तक चलेगा और किन किन एरियाज को ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है? जी, लो प्रेशर एक सिस्टम जो हवा का कम दबाव है खलीज बंगाल में 8 जुलाई को बना था, जो कि पाकिस्तान के अंदर परसों ये दाखिल हुआ है। और आज चूँकि कल ये जो सिलसिला था वो पंजाब के सेंट्रल एरिया फैसलाबाद के पास मौजूद था, लेकिन अब ये आज जो है ना काफ़ी हद तक इसके अंदर कमी आ चुकी है। और ये अब जो सिलसिला है अपर पार्ट से या पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ से अगले 12 से 18 घंटों के दौरान ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होगा बारिशों का ये सिलसिला वो साउथ की तरफ बढ़ेगा, जिसमें जनूबी पंजाब, अपर सिंध और सिंध के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। ये एक इशू है कि ज़्यादा दुनिया भर में ये एक क्योंकि अब हकीकत है और ये बारिशें हो रही हैं, और इवन यूरोप और अमेरिका में भी वो भी उनके यहाँ भी इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब बारिशें होती हैं या मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं तो उनके यहाँ भी उसको नंबर आज़मा होना उससे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नेंस के इशू हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, तो फोकस सारा लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर कि ये उसको हैंडल करना ही सबसे बड़ा इशू होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा तकलीफ दह बात ये होती है कि जब फिगर्स ही ठीक ना हो और आपस में महकमों की आपस में रब्त नहीं है, सूबे कुछ और देते हैं, प्राइवेट इदारे कुछ और देते हैं, और PDMA पंजाब का और कह रहा है, सेंट्रल कुछ और कह रहा है। तो जब आपको यही पता ना चल रहा हो कि बारिश कितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ चकवाल के ऊपर ये बहस रह रही है कि 161 जो है मौसम, जो सेंट्रल मौसम है वो कह रहे हैं 161 मिलीमीटर हुई है, और PDMA वाले और रज़ा साहब भी, ये भी प्राइवेटली मेरा उसको मॉनिटर करते हैं। ये जो रज़ा के पास जो स्टैट्स थे आमिर साहब, ये NDMA ये डेटा यूज़ करता है। सो इनके जो स्टैट्स हैं वो कदरे रिलायबल हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक क्विकली एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अभी रज़ा बता रहे थे, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन होती है कौन कौन से एरियाज मोस्ट अफेक्टेड होंगे। तो
ये जो अब इकदाम किए जाते हैं जब बारिश हो जाती है कि उन इलाकों को खाली कराया जाए या वहाँ पर टीमें भेजी जाए, ये पहले नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि हम एक हफ्ते से तो ये बात कर रहे हैं कि 13 to 18 जुलाई इज़ अ वेदर अलर्ट एंड रेन अलर्ट। नहीं, वो बिल्कुल ये अब ये हर साल एक गोल पोस्ट आगे जा रही है। लंदन से बराह रास्त सीनियर जर्नलिस्ट सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अवैस सलीम हैं, सीनियर सहाफ़ी, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से सकलैन इमाम साहब से शुरू करूँगा। सकलैन, आप बड़ी गहरी मशरिक़ वस्ता पे नज़र रखते हैं। ये जो अब लेटेस्ट चीज़ जो शाम के ऊपर इसराइल का जो हमला है, कैसे देखते हैं और इसके क्या असरात आगे नज़र आते हैं आपको? बहुत खौफनाक एक क्या कहने के वाक़या हुआ है, इसलिए कि अब तक ये तस्वुर किया जाता रहा कि इसराइल को जो खुली छूट है और अमेरिका जो उसकी पुश्तबानी करता है शाम पर हमले करने के लिए, उसकी एक बुनियादी वजह ये बयान की जाती थी कि वहाँ पे बशार अल असद की हुकूमत थी और इसके अलावा वहाँ पे ईरान के पासदारान इनकलाब जो थे वो ऑपरेट कर रहे थे या वहाँ पे उनके अपने अड्डे थे। तो अब तो ये सब चीज़ें बदल गई हुई हैं और अब वहाँ पे ऐसी हुकूमत है जिसको तुर्की की मदद हासिल है, हिमायत हासिल है, जिसके लिए अमेरिका ने तमाम अपनी पाबंदियाँ हटा दी हुई हैं। और जिस यानी अहमद अशरा या मोहम्मद अल जुलानी, जिनको उन्होंने पहले दहशतगर्द करार दिया था और $1 करोड़ की जो रकम भी उनके सर की रखी हुई थी वो भी हटा दी गई थी और अब उनको एक बाकायदा अमेरिका ने एक महज़ब मुल्क के तौर पे कबूल भी कर लिया और उनको एक अच्छा लीडर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ भी कर दी और सारी इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी हटा दी गई थी। तो ख्याल ये था कि अब शाम के साथ वो ताल्लुकात बेहतर होंगे और ऐसे ही बनेंगे। इम्कान अभी भी कि वैसे ही बने, लेकिन फ़िलहाल ये नज़र ये आ रहा था कि ये हमला नहीं होगा और इसराइल के वैसे ही ताल्लुकात बनेंगे शाम के साथ, जैसे कि उर्दन के साथ है या मिस्र के साथ। यानी ये एक किस्म के ऐसे मुआहिदों में आ जाएंगे शाम की हुकूमत और इनके रहनुमा, जिसमें इसराइल इनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो अब चीज़ जो सामने आ रही इस हमले के बाद वो ये आ रही है कि इसराइल के अंदर भी कुछ तकसीम है और इसराइल का जो अपना सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है वो अमेरिका से ज़रा मुख्तलिफ है। और साथ इसके ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो शाम के अंदर टूट फूट का अमल अब शुरू हो चुका हुआ है उसको ये हुकूमत संभाल नहीं सकती या संभाल नहीं पा रही है। अभी आपने जो अपनी बात में बड़ी अच्छी बात की, जो है वहाँ पे एक फ़िरका वाराना या कम्यूनल जो एक फसादात शुरू हो रहे हैं या टेंशन बढ़ रही है, इसके दो बड़े अहम वाक़यात हो चुके हुए हैं। एक ये कि वहाँ पे जो अलवी हैं लताकिया में और तरतूस में, वहाँ पे उनका बड़ा मैसेकर हुआ है। कम अज़ कम जो रिपोर्टेड ख़बरें और जो बैनुल-अक़वामी इदारों ने जो तस्दीक की है वो 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे मार्च के महीने में। सकलैन, मैं इसी के ऊपर मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब का भी ले लूँ कि डॉक्टर साहब दो चीज़ें, एक ये कि ये समझा जा रहा था कि ये अमेरिका और इसराइल की प्रॉक्सी होंगे और इसराइल ने अब हमला कर दिया है और अमेरिका बड़ी इसको इजीली ब्रश ऑफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी दो मुल्कों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तो ये हमें ज़रा समझाएं। दूसरा जो ये सकलैन आखिर में जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये उनके मोटिव्स क्या हैं इसराइल के इस हमले के पीछे, क्या वो अपनी उनकी एक्सपेंशनिज्म है, क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने दोनों बातें की हैं, एक तो ये मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ जब भी हमारी गुफ्तगू होती है कि चाहे अमेरिका के अंदर के मसाइल हों या अमेरिका से बाहर के मसाइल हों, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सिंप्लीफाइड एक व्यू पॉइंट होता है इन तमाम चीज़ों के बारे में। और वो आपने सही ब्रश ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो ऐसी तौजीहात उसकी पेश करते हैं जैसे ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है और उनके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलेगा तो वो हल हो जाएगा, हालांकि वो गंभीर से गंभीर तर होता चला जा रहा है। अब अगर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कहेगा कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कोई बात नहीं है और दूसरी तरफ फिरका वाराना फसादात का खतरा पैदा हो जाएगा, तो ये इतनी आसान बात तो नहीं है। दूसरी बात ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं। हम पिछले कुछ अरसे से
जब से ये ईरान का मामला शुरू हुआ है तो हम देख रहे हैं कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें सिर्फ जो हथियारों के साथ जारियत है वो नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च किया हुआ है। और ऐसे लगता है कि वो ईरान के खिलाफ बाकी सारे ममालिक का इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने साथ ऑन बोर्ड करना चाहते हैं और इस खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो जारियत के जरिए कायम करना चाहते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये जो कम्युनल एलिमेंट है या फिरका वाराना एलिमेंट है, जब इराक में 9/11 के बाद अमरीकी अफवाज गईं और फिर अफगानिस्तान में गईं तो हमने देखा, इस पर बहुत रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब किताबें लिखी जा चुकी हैं कि कैसे जो फिरका वाराना कॉन्फ्लिक्ट है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और लेकिन वो कोशिश फिर कामयाब नहीं हुई। इवन जो पहले कमांडर थे इत्तेहादी अफवाज के, जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें भी उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है। लेकिन मैं ये मानने के मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या इस वक्त भी इस खित्ते में इसराइल के बेहस्त पर अमेरिका यही तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये इसमें ये ईरान इराक की जंग के भी करवाई गई, उसकी जो सेक्टेरियन जो ट्रेमर्स थे वो पाकिस्तान में हमने भी 80s 90s में दाइयों तक जो है फील किए, पूरी इस्लामिक दुनिया में उसका एक फैलाव बढ़ चुका हुआ था। सिक्लैन जो ये जिस तरह कह रहे हैं कि तमाम पहले ही ये सीज फायर बड़े गैर पायदार चल रहे थे, इसके बाद जो है ये क्या इत्तेफाक है कि ये जो सारा मशरिक़ वस्ता का उबाल आया है, ये जब ईरान और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए हैं, मुलाकात हुई एट द हाईएस्ट लेवल, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और हमारे जैसे मुल्कों के लिए भी ये ख़तरा है कि ये सेक्टेरियन वॉर दोबारा शुरू होती है। क्या कहेंगे? देखिए, सेक्टेरियन जो ना, ये एक इशू ऐसा है जिसमें जिस मुल्क के अंदर जितनी रिसेप्टिविटी होगी वहाँ उतना ही फैलेगा। जिन ममालिक ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने बड़ी आसानी से कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, और ये अवैस ने बिल्कुल सही इशारा किया है इस बात की तरफ, कि ये अमेरिका की या यूँ कह लें कि CIA की या मोसाद की एक पूरी गेम है जिसके ज़रिए आप दूसरे मुल्कों के जो क्या कह रहे हैं कि फॉल्ट लाइंस होती हैं, उन फॉल्ट लाइंस में एथनिक टेंशन भी हो सकती है, सेक्टेरियन टेंशन भी हो सकती है, कम्युनल टेंशन भी हो सकती हैं, और समटाइम्स इकोनॉमिक या लिंग्विस्टिक टेंशन भी होती है। उनको ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया के कई ममालिक है जहाँ पे एथनिक इस्तेमाल हुई है टेंशन, और इसमें इराक़ के अंदर जो थी ये भी एथनिक टेंशन इस्तेमाल हुई, और कहीं ये एथनिक बनी, कहीं सेक्टेरियन बनी। मिसाल के तौर इराक़ के अंदर कुर्दों और अरबों के दरमियान एक तरफ एथनिक टेंशन थी, कुर्दों की फिर अरबों के साथ चली, फिर जो तुर्क कबाइल थे इराक़ के शुमाल में उनकी अरबों के साथ और कुर्दों के साथ टेंशन चली। तो ये इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है कि टेंशन्स या फॉल्ट लाइंस हर सोसाइटी में होती। कौन कौन सी सोसाइटीज़ होती जिन्होंने अपनी अंदर मैनेज किया हुआ होता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन टेंशन है इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। हमें 80 से पहले या 70 से पहले कभी इस किस्म की मैस लेवल की सेक्टेरियन टेंशन या वायलेंस नज़र नहीं आता है। ऐसे वाक़यात होते थे जो बहुत लोकलाइज्ड होते थे, लेकिन एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे वाक़यात जो है अफ़गान जिहाद के साथ शुरू हुए हैं। क्योंकि आपके मालूम है, मैं उस हिस्ट्री में जाऊँगा नहीं, लेकिन जो फ़िलहाल जो हो रहा है सीरिया में, उसमें एक नया पहलू ये आया है कि इस सेक्टेरियन टेंशन में इसराइल खुल के खुद कूद पड़ा है और वो दुरूज़ों का प्रोटेक्टर बन के, डिफेंडर बन के आया है। और हकीकत ये है कि वो साउथ में एक एक्सपेंशन चाह रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो उसकी स्ट्रेटेजिक नीड है वो है वाटर रिसोर्सेज। साउथ में जो जॉर्डन रिवर जो है और जो मुर्दार दरिया जिसको डेड सी कहा जाता है, इसके जो पानी के सोर्सेज हैं वो सीरिया में हैं। तो अगर इन इलाकों पे, सीरिया के इन इलाकों पे पानी के अलावा जो अभी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि लेबनान में दोबारा खास तौर पे ये साउथ ऑफ लेबनान में बका वैली है,
उसको उसके आमिर ऊपर उधर है attack- उसको जी जी वो बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पे एक माउंट ऑफ हैनान है उधर, जो कि है शाम में, लेकिन वो ओवर लुकिंग करती है और वहां से उनकी सर्वेलेंस बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सब चीजें मिल के इसराइल को एक ऐसी डेप्थ देना चाह रहे हैं जिससे एक तो सीरिया की जो बाइफर्केशन या बॉल्कनाइजेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसराइल के एक जहन में ये भी प्लान है। अब ये प्लान्स होते हैं, कितने अमल होते हैं उस पर या कितनी कामयाबी होती है खुदा बेहतर जानते हैं, हालात बताते हैं, लेकिन उनका एक प्लान ये भी है कि जो कुर्द हैं शाम के अंदर और इराक के अंदर, ये इसराइल के साथ सिंपैथेटिक है, क्योंकि अमेरिका, सीआईए और इसराइल जो उनको मदद दे रहा है। ये खदशात भी हैं और खदशात भी हैं। डेप्थ के अलावा बका वैली जो है हिजबुल्लाह का एक सेंटर भी है, फिर मशरिक में गोलान हाइट्स के साथ जो खिता है उसको वो डीमिलिटराइज्ड रखना चाह रहे हैं और अपनी फॉरवर्ड बेसिस आगे लेके जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसके ऊपर करना चाहूँगा, क्योंकि ये लार्जर, ये सिर्फ शाम तक नहीं रहेगी। ईरान भी बीच में उन्होंने भी मजम्मत की है, रशिया ने भी की है, टर्की के ज़ाहिर है उस खिते में वो बिल्कुल नेबर है शाम का, और वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसकी एक्सपेंशन जो होगी, पहले ही ईरान के बाद से पूरे खित्ते के अंदर ये जंग आ चुकी भी है, तो मज़ीद क्या ख़तरनाक पहलू इसके आ सकते हैं? जी देखिए, ये खत्ता जो है ये फ्लैश पॉइंट ऑलरेडी बन चुका है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसके मजीद खतरात होंगे, क्योंकि जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि इसमें फरीक सिर्फ इसराइल या शाम और अमेरिका नहीं है, बहुत सारे और फरीक भी हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरब के किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और वो बाकायदा जो जारहाना कार्रवाइयाँ करने में इंटरेस्टेड थे शाम के अंदर, वो रेजीम चेंज में इंटरेस्टेड थे शाम के अंदर। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा भी किया था। फिर रेजीम चेंज के बाद जो अमरीकी हुकूमत है वो तुर्की और अपने गल्फ पार्टनर्स के साथ मिल के शाम के अंदर स्टेबिलिटी की कोशिशें बज़ाहिर करती रही है जब ये सारे सैंक्शंस उठाए गए थे। अब अगर वो स्टेबिलिटी नहीं रहती तो तुर्की और जो गल्फ के दीगर ममालिक हैं वो भी इसके असरात से मुतासिर होंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऑन बोर्ड लेने की कोशिश हो रही है इसराइल के प्लान्स में, और ये जो एक अब्राहमिक जो अग्रीमेंट्स कराने की कोशिश कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हाल ही में पिछले 1-2 रोज में जो कतर के वजीर आजम हैं या बहरीन के क्राउन प्रिंस हैं, उनको होस्ट किया गया है व्हाइट हाउस में। जो लेबनान में सफीर हैं अमेरिका के, वो बड़े एक बिलियनर दोस्त भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कसीरुल जहती मामला चल रहा है। और वैसे मैं सकलैन से पूछना चाहूँगा, सकलैन कि अब्राहम अकॉर्ड जो था, ये सीज़ फायर, ये नापायदार सीज़ फायर और जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है अभी भी, और ईरान के बाद बमबारी के बाद जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? मगर अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये इशारे दे रहे थे कि सऊदी अरेबिया के अलावा भी 1-2 अहम मुल्क हैं जो कि इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी चेपगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी, और बीच में से एक है तबका जो इस तरह के शोशे छोड़ देता है कि जी बड़ा अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम भी एक्सेप्ट कर लें। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान के तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर सऊदी अरब कबूल कर लेता है, इसराइल को तस्लीम कर लेता है और इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल खुल के हो जाता है, अमलन वो शामिल हुआ है, लेकिन अगर वो सफारती सतह पर शामिल हो जाता है, दस्तखत कर देता है, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल है कि रुकेगा, पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान में मज़ाहमत कैसी होती है। और हमने देखा कि इस दौरान जो फ़लस्तीनियों पर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे, मजालिम हो रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी मैस एजिटेशन कोई कुछ नहीं हुआ, ना जुलूस निकले जो हम आमतौर पर पहले देखते कि मज़हबी जमातें निकल आती थी। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो देख रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड बुनियादी तौर पर एक ऐसा, आपने खुद इशारा किया कि एक ऐसा इत्तेहाद है या एक ऐसा कह लें कि एग्रीमेंट है जिसके तहत इसराइल की सुपरविजन रखी जाएगी इस पूरे खत्ते में, और बाकी सब के सब ममालिक जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इसके रुकन बन के पूरे इलाके में जो ट्रेड, इकनॉमिक एक्टिविटी और डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो होगी उसमें ईरान वर्सेस अब्राहम अकॉर्ड होगा। क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड दरअसल उसका नाम ही से जाहिर होता है कि ये इसराइल के तसल्लुत के लिए है। तो ये इस तरह अमलन काफ़ी मुल्कों में, आपके यूएई ने, बहरीन ने,
और कतर ने, मराकश ने, जॉर्डन ने, इन सब ने इसको पहले, और सूडान ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हुए। सऊदी अरब ने दस्तखत नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब दरमियान में ताउन ज़रूर कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली वो डिस्टेंस भी रख रहा है। तो इसमें सऊदी अरब के लिए मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि जो वो गारंटीज दे रहा है अपने साथियों को, मसलन उससे अगर शाम की नई हुकूमत को गारंटीज दी कि इधर शामिल हो जाओ तो तुम्हें सेफ्टी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, तो जब वो भी नहीं मिल पा रही है तो ये सऊदी अरब की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। तो सऊदी अरब यकीनन अमेरिका पर दबाव डालेगा और इसराइल से भी कहेगा कि ये इसको इस तरह की हरकतें ना हो। इसीलिए मेरे ख्याल यही चीज़ डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इन हालात के अंदर क्या सऊदी अरेबिया के लिए या पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्या इतना ये आसान होगा? मैं एक लतीफ़ा भी शेयर कर दूं कि आज सारा दिन हमारे मीडिया पे मेन स्ट्रीम के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो भी खबरें चलाते रहे कि ट्रंप पाकिस्तान में आ रहे हैं, और जो है ना सिर्फ कि ये खबर दी गई और उसके बाद उसके ऊपर तबसरे बीपर चलने लग पड़े। बड़े बड़े मतलब है कि पाकिस्तान की एक साबिक अमेरिका की एम्बेसडर हैं, चेक किए बगैर उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया कि इससे क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। तो उसके ये खबरों के पीछे यही वाला है जो ट्रंप ने ये एक इशारा दिया हुआ है कि और भी मुल्क जो है इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कैसे इसको देखते हैं आप वहाँ से? जी देखिए, इसमें ये जो ऐलानात वो करते हैं, मैंने बात ही आज वहीं से शुरू की थी कि वो ऐलानात कर देते हैं लेकिन उनके नताइज वैसे निकलते नहीं हैं। वो अमूमन उनकी एक जहनी इख्तरा ज़रूर होती है या उनकी ख्वाहिश ज़रूर होती है। अब मसला ये है कि इस पूरे मामले में हमने जितनी भी अभी एंगल्स का अहाता किया है, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बुलिश स्टाइल है और इसराइल की एग्रेशन, ऐसे लगता है कि वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गए हैं और वो उसके जरिए अपने तमाम जो डिजाइन्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उसके नताइज वैसे निकल सकते हैं? अभी तक तो हमारे सामने जो 6 महीने व्हाइट हाउस में गुजारे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी तक के नताइज तो वैसे नहीं निकले हैं। पाकिस्तान या सऊदी अरब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान में जिस तरह की डीप डिविजन्स हैं और इसराइल के हवाले से एक खास तरह का नुक्ता नज़र पाया जाता है, मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा। आपको याद है कि परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी जब वो ऑल पावरफुल थे, हमने इस तरह के मरमर सुने थे, कुछ मुलाकातें भी हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन वो बात फिर आगे नहीं बढ़ सकी। तो इस दफ़ा भी अगर दूर की कौड़ी लाई जाए और ये कहा जाए कि वो मारे बांधे ये फैसला कर ही लेंगे कि हमने कर देना है पब्लिक सेंटिमेंट को कंसिडर किए बगैर, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर वो गलती होगी जो हमेशा हर ताकतवर रेजीम ये सोचकर करती है कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां हम कुछ भी कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अवे विद इट, और उसके बाद फिर उनका डाउनस्लाइड शुरू हो जाता है। हमारे पास सकलैन में महदूद वक्त है, मैं बस सम अप करवाना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो वादा था ट्रंप का कि फॉरएवर वॉर ख़त्म करेंगे, ना सिर्फ कि ये ख़त्म नहीं हो रही, यूक्रेन में भी ये बल्कि फैलाव इनका बढ़ रहा है कि यूक्रेन वाली भी जारी है, ईरान पे भी आ गया, अब शाम की तरफ भी ये बढ़ती जा रही है। तो ये तो अब वादा ख़त्म ही हो गया है। देखिए, ये वो एक वाशिंगटन डीसी में एक सेंटर है जो अमेरिकन सदूर के इक़्तिदार में आने से पहले के वादे और इक़्तिदार में आने के बाद के जो इक़दामात हैं उन पर रिसर्च करता है, और हमारे सामने तमाम सदूर के ऐसे वादे हैं। मैं आपको याद कराऊं कि बराक ओबामा ने कहा था कि वो ग्वांटानामो की जेल बंद करवा देंगे, आज तक बंद नहीं हो सकी। इसी तरह जो बाइडेन ने भी बहुत से वादे किए थे हाल ही में, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सके। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जितने वादे किए हैं, इनका तो मसला ही और है ना। ये तो वो जो किताब इन्होंने एक ज़माने में लिखी थी, आर्ट ऑफ द डील, उनका ये ख्याल है कि बस वो एक ऐसे ज़बरदस्त डील मेकर हैं कि जो वो कहते हैं कि दुनिया उसके जवाब में बस उनके सामने झुक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो नहीं रहा। सकलैन, लास्ट वर्ड्स। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही थी अभी आपने थोड़ी देर पहले, और मैं उसको ज़रा सा दूसरे जाविये से कहूँगा कि इस वक्त हम जिस टेंशन में हैं, यहाँ पे खुद अमरीकी डिप्लोमेट्स चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द गज़ा की जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ह्यूमन जो ट्रेजिडी अलमिया, जो इतने लोग हलाक हो रहे हैं, और खुराक दो यानी एक रोटी के लिए लोग अपनी जान का यानी ज़िंदगी का ख़तरा मोल ले रहे हैं, जो दुनिया में सब चीज़ें लाइव शोज यानी लाइव देखी जा रही है, ये कत्ले आम जो गज़ा का हो रहा है।
इसको बंद करना बड़ा बुनियादी काम है और ये अमेरिका के लिए चैलेंज है, नेतन्याहू के होते हुए या नेतन्याहू के ना होते हुए किसी भी तरह। और अगर ये चीज़ इसी तरह की रहती है तो बाकी टेंशन जो है ये खुद बहुत उसके लिए, यानी ये गजा का जो फसाद है या जंग है, ये बाकी तमाम टेंशन्स के लिए बात फ्यूल हमने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त देने का कि पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं कि इन जावियों से अपने इर्द गिर्द भी जो मामलात चल रहे हैं उनके डायरेक्टली हमारे पे असरात हैं उनके ऊपर भी गौर और फिक्र करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन, बहुत शुक्रिया सकलैन इमाम और प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर अवैस सलीम हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो सेनेट की नंबर गेम है केपी में, उसके हवाले से क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ये जो केपी में सेनेट की नंबर गेम है, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी, सेनेट के इलेक्शन जो हैं, एक तो ओवरऑल जाहिर है पीटीआई का 5 तारीख को उन्होंने कहा है कि जी अरूज पे उनकी तहरीक चली जाएगी और पहले ही उसके अंदर आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहस इस चीज़ पे हो रही किसने किसके ख़िलाफ़ क्या बात की है। सेनेट के इलेक्शन उसके लिए बड़े क्रूशल हैं क्योंकि वहाँ पे अगर वो मज़ीद लोग नाराज़ होते हैं या वो रिज़ल्ट नहीं ले पाते जो इनका हक न्यूमेरिकली बनता है तो उसका भी एक डैम्पनिंग इफेक्ट पीटीआई पे आएगा और वो आना शुरू हो गया है कि ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मैं ज़राए के हवाले से ये बात की चल रही है कि जी एग्रीमेंट हो गया है पीटीआई का और अपोजिशन का कि जी उन्होंने 11 सीटें हैं वहाँ पे कि जी उनका 6 और 5 का हो गया कि 5 अपोजिशन को दे रहे हैं और 6 जो है पीटीआई ले रही है। अच्छा, यहाँ आपको कल परसों फैसल चौधरी हमारे के प्रोग्राम में कह के गए थे कि बहुत बड़ा पीटीआई के लिए सेटबैक होगा अगर ये 5 अपोजिशन को कंसीड कर लेते हैं या चली जाती हैं। तो ये खुद ही अगर ये मान रहे हैं, अगर ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ तो ये इसके अंदर ख़राबी इसलिए है कि पीटीआई की न्यूमेरिकल सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 92 सीटें हैं, 165 का हाउस है, तो 20 सीटों से एक सेनेटर बनता है और अगर ये 4 सीटें तो उनकी इस तरह निकल आती हैं कि जनरल सीटें जो हैं वहाँ पे 7 हैं, 7 में से 4 इस पे निकल आती हैं और 80 बनती हैं और उसके अलावा 12 सीटें इनकी एक्स्ट्रा हैं। तो इनके पास नेगोशिएट करने की गुंजाइश है क्योंकि इसका तरीकाकार इस तरह होता है फर्स्ट वोट, सेकंड वोट, थर्ड वोट कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पहली चारों 20 वोटों पे पड़ें, वो 18-19 पे भी हो जाता है। आप अच्छी प्लानिंग करें और गिव एंड टेक करें तो बड़े आराम से इनके लिए मुमकिन है कि ये 5 सीटें अपनी कर सकते हैं। किसी अगर नेगोशिएट करना हो तो इन रिटर्न कुछ लिया जाता है, वो नेगोशिएशन नहीं होते जिसमें सब कुछ आपने दें, आप अपनी 12 सीटें भी दें और कुछ भी ना लें। दूसरा, इवन टेक्नोक्रेट्स का 4 सीटें हैं वहाँ पे, 2 औरतों की हैं और 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं। अब उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि 49 सीट्स पे जो है ना एक आपकी सीट आती है, 2 तो क्लियरली आती हैं, मगर ये तीसरी सीट भी टेक्नोक्रेट की ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं जनरल की। और अगर नेगोशिएट ये करें कि हम अपने एक्स्ट्रा वोट आपको देंगे, आप हमें क्या दें, तो अपनी जो 49 के अलावा इनकी अगर जिस तरह मैंने कहा 92 सीट्स हैं, 49 पे एक टेक्नोक्रेट इनका बनता है तो दूसरी या अकलियत पे किसी को जेयूआई को दे दें या जिस पार्टी से इन रिटर्न वोट लें तो पॉसिबल है इनके लिए बड़े आराम से 3 और 8 तक सीटें, 5 और 3 8 तक करना 11 में से। मगर अगर ये 6 लेते हैं, 7 भी कर लें तो चलें, तुक समझ आती है कि इन्होंने 5 अपनी जनरल में से कर ली, एक टेक्नोक्रेट और एक ख़वातीन वाली सीट में से ले ली, तो 7 मिनिमम, 6 की बिल्कुल तुक नहीं बनती। और उसके अंदर फिर इशू ये आ जाता है कि लिस्ट भी जो अब आई है फाइनली, ये जो बहस चल रही थी कि कौन लोग होंगे, तो अभी वो बताया जा रहा है कि जी जो है मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्ज़ा अफरीदी साहब के ऊपर बड़ा रिएक्शन आया कि इरफान सलीम और खुर्रम ज़िशान को निकाल के जो वर्कर टाइम है इनको ये बिल्कुल पार्टी से मुनहरफ हो चुके हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, इनका नाम अभी बताया जा रहा है कि अभी भी रखा जा रहा है। और जो है जो कादरी साहब, जो नूर कादरी,
उनका नाम बीच में डाला गया है। तो तीसरे और चौथे पे जो लोग थे दो, इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान, उनको निकाल दिया गया है। अब करने का मकसद क्या है? मैं समझता हूँ कि जो अली मीन गंडापुर हैं वो घबराए हुए हैं कि वो लोग शायद, एक तो है कि जब ये डीलें मारेंगे तो इनको डर है कि लोग खुद भी डील मारेंगे, कुछ बिक जाएंगे, कुछ इनके कहने पे इनके मर्जी के कैंडिडेट नहीं देंगे। अभी इनके लिए इशू ये आ रहा है कि ये फ़ोन करके चीफ मिनिस्टर, खबर दे दूं, चीफ मिनिस्टर हाउस से फ़ोन किए जा रहे हैं कि बाकी कंसेंसुअल कैंडिडेट तब होता है अगर बाकी सब विड्रॉ कर जाएं। तो इन्होंने जो बाकी अपने लोग हैं उनको विड्रॉ करने के लिए कहा है पेपर्स, और वो विड्रॉ नहीं कर रहे। अभी ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से जनरल सेक्रेटरी साहब सलमान साहब ने ये अनाउंस करना है, अभी अनाउंसमेंट नहीं की, मगर अगर ये 6 कंसीड करते हैं तो उसका एक क्लियरली नज़र आएगा कि आप अपनी 2 सेनेट की सीटें दे रहे हैं, और डिवीज़न जो है क्लियरली आपको नज़र आ रही है कि आपके बस में, क्योंकि आपके लोग नहीं हैं। तो ये नेगोशिएशंस नहीं है, एक क्वेश्चन। दूसरा, एक और भी अखलाकी सवाल भी आ रहा है कि जी आप वैसे कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के साथ, बाकी पार्टियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, तो आपकी जहाँ सीटें हैं, और वो भी मिर्ज़ा अफरीदी टाइप कंट्रोवर्शियल एक आदमी की सीट के लिए बातचीत आप कर सकते हैं, कंसेंसस भी बन सकता है, तो फिर बाकी चीज़ों के लिए क्यों नहीं बातचीत हो सकती? फिर मुखालफत तो नहीं है। चले मान लिया कि जी सेनेट की सीटों वीटों के लिए एडजस्टमेंट की जाती है, मगर एक पार्टी जो कि मेजॉरिटी पे हो, मखसूस नशिस्तें जाने के बावजूद, जो कि क्लियरली अपनी 8 या 7 सीटें ले सकती है, और वो अगर 6 पार्टी लेती हैं, 6 सीटें लेती हैं और उनको 5 कंसीड करते हैं, तो मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक, एक तो ये सीटों का होगा, दूसरा पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ेगा कि लोग, जाहिर है जिनको सीटें नहीं मिली हैं वहाँ पे, पहले ही आपने कल देखा था कि एक दो मैदान में मुजाहरे हुए हैं और वहाँ पे एक डिमोरलाइजिंग जो है उसका इफेक्ट आया है, तो मज़ीद शोर मचेगा, इनकी तहरीक पे भी उसका असर पड़ेगा। क्विकली आमिर साहब, बस क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट है, ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है, इस हवाले से आपको लग नहीं रहा कि सारा फोकस इनका सिर्फ सेनेट की तरफ है, और तहरीक के बारे में अभी तक जितनी भी एम्बिग्युइटीज थी उस पर कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही? नहीं, वो क्लैरिटी, अभी बात यह है कि जो पहले ही ये लाहौर में एक बहुत बेवकूफ़ाना इन्होंने कहा, राग कहें कि जी आपस में डिविजन्स होती हैं और ये होती हैं, बिल्कुल एक तरीक़ाकार ही गलत था। लाहौर के अंदर जो लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा, उनको बुलाया ना जाए या उनको पता ही ना हो, ये डिसाइड किसने किया था? ये वेन्यू जो कि कंट्रोवर्सी की वजह बना। अगर सलमान राजा को नहीं पता, आलिया हमजा को नहीं पता, तो ये डिसाइड किसने किया था और क्यों, किसने ये फैसले किए? तो ये देखना है कि इस पार्टी को के फैसले कर कौन रहा है, पार्टी कर रही है या कोई और कर रहा है। तो ये अगर उससे खराबी तो पड़ गई है। अब बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग जॉब है इनके लिए कि इस ऑलरेडी जो गंद पड़ चुका है उसको कैसे साफ करते हैं, कैसे साथ लेके चलते हैं लोगों को। और ये सेनेट की सीटों का अगर ये इन्होंने मिस हैंडल किया कि 5 सीटें अपोजिशन को इन्होंने कंसीड कर ली, तो ये मजीद सेटबैक है इनके लिए, उसका एक इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसका आने वाले दिनों में फैसला होगा, और करीब ही ये वक्त है कि जब ये पता चल जाएगा कि ये जो सेनेट का मामला है ये किस तरह से हल होता है। इसके ऊपर बात करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।